पेट्रोल में आग लगने वाली है। एमक्यूएम के राब्ते बहाल। 10 करोड़ का टीका कैसे लगा है, खबर तहलका अंगेज है। जेडीसी की खबर पर शोर क्यों मचा है। अल्ताफ हुसैन की वायरल वीडियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में वेलकम की गूंज क्यों। सिंध में फिर बारिशें और तबाहियां कब। गवर्नर की तब्दीली का शोर और पीटीआई की तकसीम का फर्क। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बड़ी तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं और वो तहलका अंगेज खबर ये कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक बारीक सा टीका कैसे लगा है। और गजब करप्शन की अजब कहानी नहीं बल्कि ये गंदा है पर धंधा है का सिलसिला क्या है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूं, इसलिए अगर आपने प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डरिए मत, आपको टीका नहीं लगेगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लेके चलता हूं और सबसे बड़ी खबर यकीनी तौर पर आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी। एक ऑडिटर जनरल की सिंध हुकूमत की रिपोर्ट आई है। यूं तो अगर आप पूरे पाकिस्तान का मीडिया उठाकर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि करप्शन तो कहीं हो ही नहीं रही और सब कुछ अच्छा है का राग अलापा जा रहा है। पूरा कराची शहर अगर पानी में डूबा हुआ हो, गैस लाइनों के लिए जो खुदाई हुई हो उसके अंदर गाड़ियां फंसी हुई हो, लेकिन फिर भी आपको ये नज़र आएगा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उन सब कुछ अच्छा में आपको एक 2-3 साल में याद दिलाना चाहता हूँ। आपको याद होगा सन 2019 और 20 के अंदर आपको कोरोना वायरस आया था और सन 2020 में जब कोरोना वायरस आया था उस वक्त बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे। अब आप कहेंगे क्या बात करने लगा हूं, जरा सी दिलचस्प बात करने लगा हूं। 2021-22 में भी बच्चों के एग्जाम्स नहीं हुए, यानी कि 2020 में भी बच्चों के पेपर नहीं हुए थे और 2021 में भी नहीं हुए थे। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जनाब तमाम का तमाम एग्ज़ाम्स का फर्नीचर स्कूलों के अंदर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी फर्नीचर ख़रीदा गया और 10 करोड़ रुपए का फर्नीचर ख़रीदा गया, जिसका ना आज तक कोई हिसाब किताब दिया गया है ना कोई मालूम किया गया है। साइंस सरकार है जनाब, वो तो दावा करते हैं कि हमने तो कभी करप्शन ज़िंदगी के अंदर की नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कोरोना के अंदर जहाँ लोगों का कारोबार तबाह था, जहाँ लोगों की तमाम चीज़ें तबाह और बर्बाद हो गई थी, गुज़िश्ता 4 सालों से उसका रिपोर्ट, इसका पूरा एविडेंस, सबूत मांगे जा रहे हैं। मैं आपके सामने ये रिपोर्ट सामने रख रहा हूँ। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये अकाउंटेंट जनरल सिंध की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक उन स्कूलों के अंदर फर्नीचर मौजूद था लेकिन फिर भी फर्नीचर ख़रीदा गया और वो फर्नीचर ख़रीदने का कोई भी सबूत सामने नहीं रखा गया। उन्हीं दिनों में कोविड हुए थे और उसी दौरान एग्ज़ाम्स के लिए यानी इम्तिहानात के लिए ये फर्नीचर ख़रीदा गया, जबकि इम्तिहानात तो हुए ही नहीं थे। ये इतना बारीक बीनी से काम करते हैं और इसके जवाब देने वाला कोई भी नहीं होता। हमने सिंध के ख़ास तौर पे जो महकमा है बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का, जब उससे रब्ता किया तो उन्होंने कहा भाई अल्लाह जाने हमने तो इनको दे दिए थे, वो कहते हैं अल्लाह जाने हमने इनको दे दिए थे, लेकिन इसके कहीं पर भी खर्च करने के शवाहिद नहीं मिलते। अब वो किसके पास गए, कहाँ गए, ये तो अब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कहाँ जाते हैं और कितना % कहाँ जाता है, ये एक अलग मामला है। ये आज का गंदा है पर धंधे का पहला सिलसिला। अब आइए बड़ी खबर की तरफ। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त मेरे पास एक इत्तलात आई कि दुनिया भर के अंदर जो तेल की कीमत हैं वो कम हुई और इस वक्त $70 फ़ी बैरल से नीचे पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा है। मगर
आपको मैं तहलका अंगेज़ खबर ये दे रहा हूँ कि पिछली बार भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था और अब भी मेरी इतलात ये आ रही है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त तक आपके ऊपर पेट्रोल का बम गिर गया होगा और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई होगी। हुकूमत अपना दावा ये करती है कि जनाब हमारी फाइनेंशियल ग्रेडिंग बहुत अच्छी हुई है, इस वक्त हम बहुत सुकून से चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गरीब आदमी पर उसका बोझ बढ़ता ही जा रहा है। और जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तब तक आपके पास शायद ये खबर आ गई होगी कि पेट्रोल का बम गिर चुका है। और पेट्रोल का बम दर हकीकत इनके ऊपर जहां टैक्स की शरह में इजाफा किया जा रहा है वहीं पर उनका साथ साथ ये दावा है कि उनके पास क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ है और रेवेन्यू जनरेशन ना होने की वजह से गरीब आदमी पर बराह रास्त बोझ डालने का फैसला कर लिया गया और ये बोझ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये हुकूमत की कामयाबियाँ चाहे कहीं पर भी वो गिनवाते रहे, लेकिन हम जब गिनने लगते हैं तो हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि गरीब का घर ही तबाह किया जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। अब आइए अगली खबर की तरफ। और अभी अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हुकूमत की खींचातानियाँ एक दूसरे पर जारी है। और अब ताज़ा तरीन ख़बरें कुछ मैं आपके सामने ऐसी रख रहा हूँ कि जो यकीनी तौर पर आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर होगी। MKM जो शोर शराबा हो रहा था और जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खिताबात किए जा रहे थे, उसके बाद सब अच्छा है का राग अलापा जाना शुरू हुआ है, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा गया। मैं आपको ये ताज़ा तस्वीरें दिखाता हूँ कि जिसके अंदर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब बैठे हुए हैं और अनीस खान खानी साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब उस जलसे का हिस्सा थे कि जहाँ पर नारे लगाए गए थे और जहाँ पर अमीनुल हक साहब ने तकरीर की थी और फुरकान तैयब वहाँ पर मौजूद थे। अब आपको इस तस्वीर के अंदर ये तीनों नज़र आ रहे होंगे, अनीस खानी साहब भी नज़र आ रहे होंगे, फ़ारूक सत्तार साहब भी नज़र आ रहे होंगे और फुरकान साहब भी नज़र आ रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब मामला क्या तय हुआ, ये बड़ी अहम बात है। 3 दिन पहले जब शहर में बरसात होने वाली थी, बरसात से पहले गवर्नर हाउस के अंदर तमाम MPs को बुलाया गया और दर हकीकत ये कहा गया कि जनाब वो वज़ीर जो इन्हें हज की मुबारकबाद देने के लिए आए, लेकिन वो हज की मुबारकबाद से ज़्यादा एक प्रोटोकॉल को जाहिर करता था। इस तस्वीर के अंदर आपको कामरान टेसोरी साहब वाज़े तौर पर नज़र आ रहे होंगे, उनके दाएँ बाएँ आपको फ़ारूक सत्तार और अनीस खान खानी साहब नज़र आ रहे होंगे। सतही सी बातें की गई, लेकिन दर हकीकत इस तस्वीर का बड़ा ही अहमियत है और इसी तस्वीर की बुनियाद पर ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि ये मामलात हुए। लेकिन फार्मूला क्या तय हुआ है? जनाब फार्मूला तय हुआ है कि फ़िलहाल दुनिया को दिखाने के लिए इख्तलाफात का शोर बर्पा ना किया जाए, बल्कि फ़िलहाल बैठ कर मामले को हल किया जाए। फिलहाल अभी तक कोई मामला हल नहीं हुआ है। मामला सिर्फ इतना हल हुआ है कि एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजियां और लॉबिंग करने की बजाय फिलहाल साथ बैठकर तस्वीर खिंचवाई जाए, सिर्फ ये फार्मूला तय हुआ है। और इस फार्मूले के तय होने में फिर ये अफवाह के गवर्नर कामरान टेसोरी साहब को हटाया जा रहा है, ये आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन 2 बड़ी खबरें आपको देने वाला हूँ। एक बड़ी खबर मैं आपको ये देने वाला हूँ कि हैदराबाद में एक बड़ा मसला है। खबर दे रहा हूँ आपको, बड़ी गौर से समझिएगा और गौर से सुनिएगा। हैदराबाद का एक बड़ा मसला है कि अगर आप कराची से जा रहे हों हाईवे पर तो आपको यहाँ से 450 रुपये का टोल देना पड़ता है, फिर जामशोरों पे आपको 70 रुपये देने पड़ते हैं, फिर आपको हैदराबाद के सिर्फ 4 किलोमीटर के फ़र्क पर 70 रुपये देने पड़ते हैं। हैदराबाद से बहुत सारे बच्चे जामशोरो यूनिवर्सिटी जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। जामशोरों से हैदराबाद के लिए भी लोग जाते हैं। जो लोग जामशोरों से हैदराबाद जा रहे होते हैं, जब वो टोल पर चढ़ते हैं तो वो अपना एक शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, जिसके बाद उनसे वो टोल नहीं लिया जा रहा। MKM के चंद MNAs ने एक काम किया है और मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा। और उस पर फिर हमारा मुतालबा किया था और हमने क्या बात की है, ज़रा मैं वो भी कहता हूँ। MKM के 3-4 MNAs, जिसमें एक नाम है वसीम साहब जो हैदराबाद के MNA, एक का नाम जो है वो आमिर मोइन पीरज़ादा है और एक जो है वो मेरे ख्याल से राना साहिबा जो है वो उनकी है। मैंने इन तीनों ने काम किया और वो काम ये किया कि इन्होंने एक लेटर लिखा और उस लेटर की बुनियाद पर अब ये मामला तय हो रहा है कि जो हैदराबाद के शहरी हैं वो जामशोरो जाने के लिए या जामशोरो से हैदराबाद जाने के लिए वो टोल नहीं देंगे, ये 70 रुपये का। अब ज़ाहिर हैदराबाद की आबादी 25 लाख के करीब है। अब ये फार्मूला तय हो रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले महीने 1.5 महीने के अंदर हैदराबाद के अंदर ये मामला तय हो जाएगा कि जो वो वहाँ से यहाँ जा रहे हैं उसको टोल नहीं देना होगा। अब उस पर एक एप्लीकेशन और डाली गई और वो एक एप्लीकेशन ये डाली गई कि भाई जो लोग कराची से जाते हैं वो जामशोरों पर एक अलग देते हैं, फिर वो जामशोरों से हैदराबाद के लिए एक अलग पैसे देते हैं, तो ये अलग अलग क्यों दे रहे हैं।
तो उस पर उन्होंने जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। लेकिन एक काम और हो रहा है, और एक काम और ये हो रहा है कि मैं आपको बड़ी कहानी अंदर की बता रहा हूँ। एक काम ये हो रहा है कि अगर आप लियारी एक्सप्रेसवे चढ़ते हैं तो आपको 70 रुपये गाड़ी का टैक्स देना पड़ता है। अब इत्तलात ये आ रही है कि एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर ये फार्मूला तय हो रहा है कि भाई ये जो अगर किसी को अगर आधे से चढ़ता है, यानी कि एक इसका इनिशियल पॉइंट है सुराबगोट, एंड होता है माड़ीपुर पर, या माड़ीपुर से शुरू होता है और सुराबगोट पे ख़त्म होता है। इसमें दो इंटरचेंज आते हैं, दो रास्ते दरमियान से आते हैं। एक आता है गार्डन के पास से और एक आता है गुलशन के पास से। लेकिन अगर आपको गार्डन से गुलशन जाना है तो भी 70 रुपये देने, और अगर आपको माड़ीपुर से सुराबगोट जाना है तो भी 70 रुपये देने। अब उसका एक फार्मूला तय हो रहा है, और वो फार्मूला तय होने के लिए भी एक MQM के MP और एक MNA गए हैं और उन्होंने बड़ी बात की है। और उनका नाम और तफसीलात मैं आगे चलकर आपको बता दूंगा, फिर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो। उन्होंने जाकर वहाँ ये बात की है कि भाई ये क्या बात हो रही है कि आप यहाँ से भी पूरा 70 रुपये ले रहे हैं और आधे से भी 70 रुपये ले रहे हैं। तो अब उसका तय हो रहा है कि पर किलोमीटर पैसे रखे जाएँ, और अगर जो लोग गार्डन से गुलशन की तरफ उतरते हैं तो गार्डन से गुलशन के पैसे अलग होंगे, और जो पूरा सफ़र करते हैं उनके पैसे जो है वो अलहदा होंगे। ये फार्मूला एक तय करने की बात की जा रही है। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। और इसमें एक हसन अस्करी साहब हैं, MQM के MP हैं, उन्होंने एक काम किया और फिर वहाँ पर जो है वो कुछ और MNAs ने इसको फॉलो अप कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से शायद इसमें महीना 1.5 महीना लगेगा, लेकिन ये भी एक मामला तय हो रहा है। ये मैं आपको खबरें दे रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी खबरें जो आप समझ रहे होंगे, शायद खबरें इतनी अहम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर ये ट्रेंड है कि खबरें दी नहीं जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो अंदर मामला तय हो रहे हैं उस खबर को भी दिया जाए। एक और ख़बर की तरफ आते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, 2-3 वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल है। एक इसमें जिसमें वो इमरान खान के माइनस करने का कह रहे हैं कि याद होगा कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस किया गया था तो उस वक्त उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि मुझे भी माइनस किया गया था, और ये फार्मूला वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो असल में क्या वो उसकी -1 की मुखालफत कर रहे हैं? एक वीडियो वो बहुत ज़्यादा वायरल है, और दूसरी वीडियो जो है वो उन्होंने किसी साहब ने उनसे, वो आजकल वो बरह रास्त सवालात लेते हैं, तो भत्ते के हवाले से एक सवाल पूछा था, तो वो वायरल है। कराची से भत्ता आना बंद हो गया आजकल, टिकटॉक है। हाँ, कराची से भत्ता आना बंद हो गया क्योंकि तुझसे जो शौक पूरा करते थे वहां तू अवेलेबल ही नहीं है, तो भत्ता कैसे मिलेगा? तू पहुंच। मैंने सोहेल कह दिया था, जो जैसा बोलेगा उसको वैसा जवाब मिलेगा। कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि इस सारे मामलात में इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब की डील के मामलात कहाँ तक पहुँच रहे हैं, या क्या मामलात कुछ हो रहे हैं, क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब मुज़ाकरात हो रहे हैं उनसे, और क्या उन्हें रास्ता मिल रहा है। ताहाल मेरी इतलात के मुताबिक ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब इस वक्त फिटफाट हैं, ज़्यादा बहुत तेज़ी के साथ अपने शोज़ कर रहे हैं, अपनी लोगों से ख़िताब भी कर रहे हैं, स्पीचेस भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी ग्राउंड एक्टिविटीज़ यानी कि जिसमें जलसे, जुलूस, रैलियाँ, उसकी इजाज़त ताहाल उन्हें नहीं है। और फ़िलहाल अभी तक उनके साथ कोई फार्मूला ऐसा तय नहीं हुआ है। इन फ्यूचर की बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सारे मामलात आइंदा इलेक्शन की सूरत हाल पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्के इस हवाले से क्या सोचते हैं और क्या मामलात होते हैं। जहाँ तक इनकी लाहौर हाई कोर्ट की एप्लीकेशन का सवाल था, वो ताहाल अभी तक वहीं पर पेंडिंग है, और वो लाहौर हाई कोर्ट की जो दरख्वास्त है उसे अभी तक दोबारा से उसकी समाअत अभी तय नहीं हुई है। तो लाहौर हाई कोर्ट पर जो इन पर पाबंदी लगी थी उस हवाले से समाअत का फ़ैसला भी, समाअत ही अभी नहीं हुई है। तो समाअत के लिए मुतवक्के ये कहा जा रहा है कि शायद अगले महीने में इन्हें कोई तारीख़ मिल सकती है। ये अभी सवाल है। तो ये 3-4 सवालात जो आपकी तरफ से थे। एक और सवाल जो मुझसे पूछा गया, अच्छा आज बड़ा अहम वाक़या हुआ कि हमारे यहाँ पर हम क्योंकि बहुत सारी ख़बरें ऐसी देते हैं कि जिस पर बहुत सारे लोगों को आग लग जाती है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल हो रही है? अच्छा, मैंने इस हवाले से कुछ MNAs से रब्ता किया और उन लोगों से रब्ता किया कि जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी या आसिफ अली ज़रदारी साहब के बड़े करीबी तस्वुर किए जाते हैं। मेरी इतलात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी तक कोई गो हैड नहीं हुआ है। ये बातें, ये र्यूमर्स हमेशा बजट के बाद और आमतौर पर जब इनके कोई मामला चलते हैं तो उस तरह से चलते रहते हैं, लेकिन अभी तक ताहाल ये कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। एक और ख़बर चल रही है कि कामरान टेसोरी साहब को हटाया जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब उसके लिए तेज़ी दिखा रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिंध की क़यादत में से किसी का नाम दिया जा रहा है। मैंने इस हवाले से रब्ता किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई अहम रहनुमाओं से, और जब मैंने ये बात मालूम की कि क्या मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से कोई ढांचा दिया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस वक्त फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कामरान टेसोरी साहब को हटाकर यहाँ से कोई लगाया जाए। लेकिन
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो एपिसोड हुआ था जिसमें अवैध शाह साहब को जो स्पीकर थे और जो कायम मकाम गवर्नर थे उनको चाबी नहीं दी थी, उस पर कोई शिकायत दर्ज की गई थी जरदारी साहब को, और जरदारी साहब ने गो हेड दिया है कि कामरान टेसौरी साहब को हटाया जाए। मैंने वहाँ से भी कन्फर्मेशन किया है तो मेरी इतलात के मुताबिक कामरान टेसौरी साहब के लिए वहाँ से फार्मूला तय भी नहीं हुआ है। जब तक MQM खुद अपने धड़ोंबंदियों से अगर करती है तो ये मामलात हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ताहाल अभी तक ये फार्मूले की कोई बात नहीं हुई है। कामरान टेसौरी साहब की जहाँ पर दोस्ती है, जहाँ पर उनके ताल्लुकात हैं, ये ताल्लुकात अभी भी इतने ख़राब नहीं है कि कामरान टेसौरी साहब को हटाने के लिए कोई बात की जाए। फ़िलहाल जो अभी मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए या एक हफ़्ते बाद क्या हो जाए, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आज जब मैंने बात की है तो उस वक्त तक की इतलात ये मौसूल हो रही है कि फ़िलहाल इसमें कोई गर्मजोशी नहीं है। गर्मजोशी का मतलब कि नहीं फौरी ज़रूरत है, किसी ज़रूरत का फार्मूला यहाँ पर नहीं है कि किसी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून की तरफ से प्रेशर हो, ऐसा नहीं है। फार्मूला जो तय था उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 गवर्नर लगने थे पंजाब और KPK के अंदर, और 2 गवर्नर लगने थे मुस्लिम लीग नून के। एक गवर्नर लगना था वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर और एक गवर्नर लगना था सिंध में। सिंध का गवर्नरशिप फ़िलहाल बड़ी मुक़तदरा हलकों और MQM के साथ तय करके MQM के पास रखी गई है, तो फ़िलहाल उसमें कोई तब्दीली का फार्मूला सामने नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। कल परसों तरसों 4 दिन बाद 5 दिन के बाद कोई ऐसी मीटिंग हो, कोई ऐसा हादसा हो, कोई वाक़या हो और जिसके बाद ये फ़ैसला किया जाए तो अलग बात है। फ़िलहाल ये बात नहीं है। अच्छा, अब एक और बात की तरफ आते हैं, और ये गवर्नर साहब की तब्दीली की मैंने खबर दे दी, PP की मैंने आपको खबर दे दी। अच्छा, सिंध में बारिशों के हवाले से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है, और ये प्री मानसून यानी अभी मानसून का सीज़न पाकिस्तान के अंदर नहीं आया था, लेकिन ये पहले मानसून शुरू हो चुका है और इसकी बरसात का असर आ रहा है। ये तवक्कुआत बताई जा रही हैं कि जो इस हफ्ते के अवाखिर के अंदर फिर बरसात होगी और फिर ज़ाहिर तैयारी होगी। ताहल हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त भी सिंध के अंदर जो बरसात से बचाव के लिए वो हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। इतलात हमारे पास ये मौसूल हो रही हैं कि अगली बरसातें एक बार फिर सिंध के बशमूल कराची तमाम जगहों पर शदीद नुकसान का बाइस बनेगी, क्योंकि अभी तक देखिए जो छतों गिरने के वाक़यात हुए, करंट लगने के वाक़यात नुमा हुए, इन सब के बारे में अभी तक सिंध हुकूमत की तरफ से या लोकल गवर्नमेंट के हवाले से वो इंतज़ाम नहीं किए गए। जो सड़कें खुदी हुई थी वो खुदी हुई हैं और बरसात के बाद वो नीचे दब गई हैं, जिसमें गाड़ियाँ मोटरसाइकिल के हादसात पे दर पे पेश आ रहे हैं। जो हमारे पास सिविल हॉस्पिटल अब्बासी और कतर हॉस्पिटल अब्बासी और जना का जो डेटा आया है उसमें बरसात के दिनों में हादसात की शरह में तकरीबन 100% इजाफा हुआ है, और उसकी सबसे बड़ी वजह बरसात में गिरने की वजूहात हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इस वक्त सड़कों का ढांचा है जिस तरीके से ये रखा गया है। तो आइंदा दिनों के अंदर इस हवाले से भी बड़ी बात होगी और कोई इस हवाले से कार्रवाई नहीं होगी। एक और बड़ी बात, मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े कंट्रोवर्शियल हुए। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब पर आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमले करना शुरू किए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा था, जरा सुनते हैं। ना ये कराची में काम करते हैं, ना दही सिंध में काम करते हैं, बकिया सिंध के अंदर भी काम नहीं करते, काम कहीं नहीं करते, ये इसमें बिल्कुल तासुब नहीं करते, लेकिन नौकरी देने में तासुब करते हैं। कोई कराची वाले को नौकरी नहीं बेचते, सिंध भी बोलने वालों को भी नौकरी बेचते हैं, फी सबीलिल्लाह कोई चीज नहीं देते, लेकिन कम से कम उनको नौकरी बेच देते हैं कि 2-4-6 माह की तनख्वाह बेचारा कहीं से जमा करके ले लेता है तो फिर उसका दाल दलिया चलता रहता है। कराची वालों को एक नौकरी नहीं बेचते। मैं ये तो कह नहीं रहा हूं कि नौकरी दे दो, नौकरी तो बेचते ही हैं, लेकिन नौकरी एक नहीं बेचते। आप देख लीजिए कि अगर 26 इन्होंने DIG रखे हो, DSP रखे हो, तो उसके अंदर एक भी ऐसा नहीं होगा जो कराची वाला हो। कोई भी जबान कराची में बोलता हो कि कराची में पैदा हुआ हो, कराची में रहता हो, कोई नौकरी नहीं मिलेगी कराची या ये शहरी को। सिर्फ सिंधी बोलने वालों को नौकरी बेचते हैं, इसमें तासुब करते हैं, लेकिन इसमें तासुब नहीं करते, काम कहीं नहीं करते। अच्छा, आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की तकरीर सुनी और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माहौल कितना गर्म है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों की लाइन लग गई और वो पैदर पे हमले करने लगे। मिफ्ता इस्माइल साहब का ज़ाहिर है अपना एक मौक़िफ़ है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन दर हकीकत सूरत हाल भी सिंध की इस वक्त इसी डगर पर है। जब तक आप मसाइल को हल नहीं करेंगे, लोगों की शिकायतें रहेगी और फिर आप एक आवाज़ को दबाएंगे तो दूसरा निकलेगा, दूसरे की आवाज़ को दबाएंगे तो फिर तीसरा निकलेगा। ये सूरत हाल इसी तरीके से जारी रहेगी। अब तक की बड़ी बड़ी खबरें हमने आपको दे दी हैं। मज़ीद खबरों के लिए अनीस मंसूरी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।